हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं। आज एक बड़ा मसला ये है जिस पर हम बात कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट ये है कि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि बाबरी मस्जिद अयोध्या वाले मसले में जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें एजाज मकबूल नाम के एक वकील साहब हैं, उन पर यह इल्जाम लगा था कि उन्होंने राजीव धवन जो बड़े वकील साहब थे, उनके फीस के नाम पर 60 लाख रुपया उन्होंने लिया है। उन्होंने हालांकि उस इल्जाम का इनकार भी किया है, लेकिन कोई बात जमीयत उलमा की तरफ से क्लियरली साफ नहीं आ रही है और एक कंफ्यूजन है। बहुत लोगों का कहना यह है कि अगर 60 लाख रुपया कहीं ये गया है, गलत जगह गया है, तो वो सही जगह भी खर्च हो सकता था। मेरे साथ खास मेहमान हैं श्रीनगर में रिफत आरा भट्ट, जो जमीयत के उस पैनल के कुछ वकीलों के साथ में यहाँ पे खिदमत अंजाम देती रही हैं और इससे पहले वो श्रीनगर में जज के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। सीनियर वकील हैं रिफत आरा भट्ट साहिबा। रिफत आरा साहिबा, आप ये बताइए कि ये जो इल्जाम है, क्या इसके बारे में कुछ आपको इल्म है? क्या ऐसा है इसमें इरशाद हुसैन साहब को हटा दिया गया था एओआर के तौर पर और एजाज मकबूल साहब को रखा गया था और ये 60 लाख रुपए की बात भी आ रही है। इसको आप किस हद तक जानती हैं? क्या है सूरत हाल? जी बिल्कुल। बाबरी मस्जिद केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जमीयत की तरफ से पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की हैसियत से इरशाद हनीफ एडवोकेट काम कर रहे थे, लेकिन 2017 बगैर किसी फीस के वो काम करते रहे, केस चलाते रहे, बड़े ईमानदारी के साथ केस चला रहे थे। लेकिन बाद में अचानक मुंबई ब्रांच जो है जमीयत का, वहां से इनको खत मिला कि आप फौरन हमें नो ऑब्जेक्शन दे दीजिए, क्योंकि राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट इसको कंडक्ट कर रहे थे एज मतलब आर्ग्यूइंग काउंसिल, उनके कहने पे कि उनके एक इस शर्त पे कि अगर आपने इरशाद हनीफ को नहीं निकाला और एजाज मकबूल को नहीं रखा बाबरी मस्जिद केस में, मैं ये कहती हूँ कि ये एक साजिश थी। इरशाद हनीफ एक ईमानदार और मेहनती और काबिल एडवोकेट को निकालना और एजाज मकबूल को उसमें रखना, तो इस वजह से इन्होंने इरशाद हनीफ एडवोकेट को निकाला और इसको एजाज मकबूल को रखा। और जो हम आज देख रहे हैं, एक तो बाबरी मस्जिद भी हाथ से गई, दूसरा ये कि अभी चल रहे मीडिया में जो बात चल रही है कि राजीव धवन के कहने पे, कि राजीव धवन ये कहते हैं कि 1994 से जब बाबरी मस्जिद केस चला, तो उन्होंने एक पैसा भी जमीयत से पैरवी करने के लिए नहीं लिया। लेकिन जमीयत ये कहती है कि जमीयत ने राजीव धवन के नाम पे एजाज मकबूल के जरिए 2017 से जब तक केस चला, तब से इन्होंने 60 लाख रुपया राजीव धवन के नाम पे दे दिया। तो ये पैसा कहाँ गया? आज शोर मच रहा कि ये पैसा कहाँ? तो इस पर जमीयत खामोश है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक साजिश थी बड़ी, एक ईमानदार एडवोकेट इरशाद हनीफ को निकालना और इस तरह से एक साजिश के तहत ये पैसा लूटना, तो ये हमारी समझ से बाहर है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी अच्छा, इसमें कोई सफाई भी नहीं दी गई, ना तो एजाज मकबूल की तरफ से खुल करके कोई स्टेटमेंट आया, ना ही खुद मौलाना अरशद मदनी की तरफ से या उनके जो लीगल सेल है उनकी तरफ से कोई मुझे अब से पहले ऐसे कुछ केसेस का इल्म है, जैसे जैसे जर्मन बेकरी वाले केस में हिमायत बेग के मुकदमे में महमूद प्राचा ने हिमायत बेग की सारी फांसी की सजाएं खत्म कराई थी। ये बात 2016 की है। उस वक्त उन्हें भी केस से हटा दिया गया था। क्या अच्छे काबिल वकीलों को इसी तरह से हटा दिया जाता है जमीयत उलमा के पैनल से? आखिर क्या है, अंदर का खेल क्या है? चूंकि आप
तो नजदीक से जानती हैं। अगर हम जमीयत का पैनल देख, जमीयत पैनल में जो ये न्यू कमर्स है, ये ज्यादा उनको एंटर करते हैं, अपने पैनल में जगह देते हैं। ये जो न्यू कमर्स है, जिनको किसी चीज की खबर ही नहीं थी, लॉ भी जानते लोग, हाँ इल्म तो होता है, लेकिन प्रैक्टिस में जो एक्सपीरियंस गेन होता है एडवोकेट को, वो उनके पास नहीं होता है। और ये इन्हीं लड़कों को, और जो मतलब चापलूसी और मक्कारी और बेईमानी करके वहां जमीयत को खुशामद करते हैं, ये हम देखेंगे जमीयत के पैनल में। और इसकी सजा कौन भुगतता है? सजा तो वही भुगतते हैं जो बेचारे मासूम होते हैं, जो जेलों में पड़े हुए होते हैं। कन्विक्शन रेट अगर हम देखेंगे, कन्विक्शन रेट 90% है आजकल, है ना, क्योंकि काबिल वकील जो है, काबिल वकीलों को बाईपास किया जाता है, किक आउट किया जाता है। ये जमीयत जो है, ये एक मिली तंजीम है, ये मदनियों ने इसको अपने साथ मिलाया है। मदनी इसको, हमें एक काम, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जमीयत को मदनियों से अलग कर दो। जो शफल करने की जरूरत है, अब हमें नए उलमा की जरूरत है, क्योंकि इसमें बेहतरीन काम नहीं हो रहा। जो मतलब बाबरी मस्जिद के केस में जो जब भी कंप्रोमाइज के लिए केस गया, तो इसमें भी कौन लोग गए हमें नहीं पता। हमने भी इसमें ख्वाहिश की कि हमें भी इसमें शामिल करो, लेकिन हमें तो शामिल नहीं किया गया। और बाबरी मस्जिद के केस से पहले ही हमने सुना था कि अयोध्या की जगह राम को मिलेगी और बाबरी मस्जिद जो हो गई किसी दूसरी जगह जाएगी। यही हुआ फैसला, यही फैसला हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। आज अगर आप इजाज मकबूल की बात करते हैं कि जमीयत खामोश है, जमीयत खामोश है, और जमीयत इसका पार्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो 2 मस्जिदों का केस है, मथुरा मस्जिद और वाराणसी की मस्जिद, उसका केस भी एजाज मकबूल को ही दिया गया। उसमें अगर हम देखेंगे एजाज मकबूल क्या कह रहे हैं जमीयत की तरफ से, वो यही कह रहे हैं कि ये तो हिस्टोरिक रॉन्ग है, इसको दे दो इनको, हिंदुओं को। इस तरह से एक साजिश चल रही है। आप कहते हैं जमीयत खामोश है, मैं कहती हूँ जमीयत में हमें रद्द-बदल की जरूरत है, क्योंकि जमीयत में क्या चल रहा है ये तो हम इनके कंडक्ट से भी पता चला सकते हैं कि क्या चल रहा है जमीयत में। और जो ये 60 लाख रुपया तो आपको ये लगता है कि जो भी आरएसएस का एजेंडा है उसको पूरा कराने में जमीयत उनकी मददगार है? क्योंकि हमें याद है कि मौलाना अरशद मदनी साहब आधी रात को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मिलने गए थे, और जब वो खबर लीक हो गई तो उसके बारे में कभी कुछ खुल करके बयान नहीं आया मौलाना अरशद मदनी की तरफ से। तो क्या ये अयोध्या के बाद अब मथुरा और वाराणसी की भी तैयारी है, उसमें भी यही लोग आगे रह करके इसको दे देने वाले हैं? क्या क्या लगता है आप? ये तो हम कह रहे हैं कि वो चल के गए आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, चल के गए बगैर बुलाए गए। इनको ये है कि आप जो करते हैं वो सही है, और जो हम हमारे पास है वो भी आपका ही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं है उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं। ये अगर ये मतलब इसको हम क्या कहते हैं कि मिली तंजीम है, तो इसको तो ये एक मतलब खास एक तबका, एक मुसलमानों का तबका है, ये तो उनको उनकी देखभाल के लिए, उनकी मतलब क्या कहें हम, खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ये काम क्या करते हैं, अपने मकासद को पूरा करते हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि जरा इसमें थोड़ा सा हमें सबको एक साथ मिलके एक आवाज बन के, और जमीयत का हमें थोड़ा सा नक्शा बदलना चाहिए। नक्शा बदलना क्या, इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है। एजाज मकबूल को बार बार मैसेज दिया जाता है, और बार बार वो एक ही बात कर रहे हैं। अभी वाराणसी और इस मथुरा मस्जिद में उसका भी यही कारनामा है। अगर हम उसके कंटेंट्स देखेंगे तो वो ये कहता है कि हिस्टोरिक रॉन्ग है,
तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हमारे हाथ से औरतें निकलने वाली है, ये तो है ना मतलब। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए कि इससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, ये 60 लाख रुपए का इल्जाम जिस इंसान पर लग चुका, जिसके बारे में मौलाना अरशद जी मदनी ने खुद कहा कि 60 लाख रुपया उनके हाथों गया, उन इतने बड़े इल्जाम के बाद उसमें भी उन्हीं के हाथों करता है, केस, दूसरा केस भी देना, ये तो बहुत ही गैर मामूली बात है। यही है, सब केसेस उन्हीं के हाथ में दिए जाते हैं, और जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको तो बाईपास किया जाता है, क्योंकि ऑनेस्ट लोग तो उनको ऑनेस्टली से काम करना है, उनको ईमान के साथ, मैं ये कहती हूँ कि ईमान के साथ काम करना, ईमान वाला काम करना। अगर जमीयत में किसी ने ईमान वाला काम किया ना, तो उसको किक आउट कर दो, उसको मत रखो जमीयत में। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि जो मतलब ब्रांच है मुंबई वाला जो जमीयत है, वहां भी ऐसा ही खुर्द-बुर्द हो रहा है। और वहां जो उन्होंने एक वकील को रखा है ना, शाहिद नदीम अंसारी को, वो उसी की ओपिनियन ली जाती है, उसी के कहने पे किसी वकील को रखा जाता है, किसी उसका मतलब आप देखिए, उसके एफिशिएंसी देखिए, उसका डेडिकेशन देखिए। वो क्या करता है, वो आता है जब भी केस होता है तो उस वक्त आएगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आएगा, कभी एजाज मकबूल के डेरे पे बैठेगा, कभी राजीव धवन के, और कभी जमीयत में बैठेगा। उसका बस इतना ही काम है कि जमीयत को ये बताना, इस वकील को रखिए, उस वकील को रखिए, पैनल को छोड़िए, एफिशिएंट लॉयर्स को छोड़िए, और इस इनएफिशिएंट इंसान का यही काम है, और इसी के ओपिनियन पे, इसी के कहने पे सारा काम हो रहा। और जो गुलजार साहब हैं, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़े आलिम हैं, दीनदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कारोबारी शख्स है। और जो ये पैसा है, मिल्लत का पैसा है, ये सारा खुर्द-बुर्द हो रहा है। इसको हमें बचाने की जरूरत है, और हमें अपनी कम्युनिटी को बचाने की जरूरत है, और जेलों में पड़े हुए जो लोग हैं उसको। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि ये तो जमीयत का क्या काम है कि वो ये कहे कि कश्मीर में जो भी हिंदुस्तान की हुकूमत करती है वो सही करती है, इनका ये काम है, और किसी तरह का सपोर्ट नहीं, किसी तरह की हमदर्दी नहीं। कश्मीरियों को चाहे मारो चाहे रखो, और जमीयत ये कहेगी कि सही। जमीयत को क्या पता है कि हिस्ट्री क्या है, जमीयत को क्या पता आर्टिकल 370 क्या है, जमीयत को क्या पता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, जमीयत को क्या पता क्या हो रहा। वो ये कहते हैं सही है, इसकी तायीद करते हैं, ये इनका काम, यही रखा, यही बच्चा है इनका काम, जमीयत का काम। हाँ, इसकी तायीद करना। हम ये कहते हैं, कश्मीरी ये कहते हैं सारा गलत, हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है उसको देखिए, उसकी बिना पे हमसे काम ले लीजिए, हमारे साथ रिश्ता रखिए। और ये जमीयत, इसकी अरशद मदनी साहब इसकी तायीद करते हैं, और हम लोग उनको बर्दाश्त करते हैं। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इनको, मैं कम से कम बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो ये करते हैं काम, वो उसको जरा थोड़ा सा देखिए, उनको ट्रांसपेरेंसी से, ताकि हमारी जो जमीयत है वो ट्रांसपेरेंसी से चले, और जो हमारे मजलूम आवाम हैं, जो जेलों में पड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ रिलीफ मिले, राहत मिले, ऐसा काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आरा भट्ट साहिबा, आपने कई बहुत ही अहम बातें बताई। एक तो ये बताया कि ये एजाज मकबूल को करप्शन चार्जेस के बावजूद और केसेस भी उन्हीं को दिए जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जैसा चाहते हैं उस तरह से केस आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो आपने बड़ी बात कही, वो बाबरी मस्जिद अयोध्या के मामले में जो फैसला आने वाला था, उसकी पहले से आपको मालूम था, यानी उस सिलसिले में उस लाइन पर बात की जा रही थी। ये जजों के जहन में क्या है, ये बात पहले किसी को पता नहीं होती। इसका मतलब ये किसी हद तक डील का कोई हिस्सा था, ये आपकी बात से जाहिर हो रहा है। तीसरी बात, जो मजलूम लोगों के मुकदमे लड़ने का ये दावा करते हैं, उसमें 90% सजा याफ्ता हो जाते हैं, कन्विक्शन हो जाता है, ये भी इनकी कारकर्दगी है। इसके अलावा जो आपने बताया शाहिद नदीम अंसारी मुंबई में,
और गुलजार आजमी साहब बंबई में, ये लोग अब एक तरह से कारोबार कर रहे हैं ये। और इसके अलावा जो आर्टिकल 370 पर जमीयत उलमा ने जिस तरह से भारत सरकार का एक तरह से सपोर्ट किया है, उसमें आपने नाराजगी जाहिर की है। जाहिर है आप कश्मीर में हैं, वहां के हालात आप बेहतर जानती हैं। इसी के साथ मुझे हम आपसे फिर किसी और मौजू पर बात करेंगे। रिफत आरा भट्ट साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कि खबर को जहां से असल खबर आ रही है, जो अंदर तक की खबर जहां से हमें मिल सकती है, वो हम हासिल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रिफत आरा भट्ट साहिबा दिल्ली में अक्सर रहती हैं, लेकिन इस वक्त श्रीनगर में है। किसी तकनीकी वजह से कभी कभी वीडियो या ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो उसे आप बर्दाश्त कीजिएगा। बहरहाल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दी है आपने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।